Good morning, friends. How are you? You are fine. Best in your health and spirit. चलो, स्पिरिट नहीं है, बाकी सब कुछ है. स्पिरिट तो जरूरी है बेटा. चलो, कोई बात नहीं, आ जाएगी वो भी. तो हमारा टॉपिक जो चला हुआ है वो है प्रोनाउन. कल हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे और पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे. आज हम पर्सनल प्रोनाउन के ही एक पेज से शुरू करेंगे, फिर आगे हम रिलेटिव प्रोनाउन में जाएंगे. अब सेकंड पर्सन सिंगुलर ओनली इन पर्सनल प्रोनाउन. यू, योर और योर्स. First example is you need to keep going. You need to keep going. Second example is your shoes are under the bed. Your shoes are under the bed. Third, I believe this notebook is yours. अब हमने यहां पे योर लिखा, यहां पे योर्स लिखा. तो हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम यहां पे बता रहे हैं योर शूज आर अंडर द बेड. ये एक डिटरमाइनर है. वो डिटरमाइन कर रहा है कि आपके शूज जो है वो बेड के नीचे हैं. और ये योर्स क्या बता रहा है? ये पोजेशन बता रहा है कि दिस बुक इज योर्स. ठीक है. डिटरमाइनर बेटा वो होता है जो डिटरमाइन करता है कि कोई चीज कहां है, कैसी है, उसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं. एनी वर्ड कैन एक्ट एज अ डिटरमाइनर. उसको हम अलग से पढ़ेंगे डिटरमाइनर को जब उसकी पार्ट ऑफ स्पीच में बारी आएगी. नेक्स्ट वन इज सेकंड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? योर और योर्स. अब जो एग्जांपल हमने पहले बोले, योर टैक्सी इज हियर, योर शूज आर अंडर द बेड, दोनों एग्जांपल सेम है. योर का यूज है सिर्फ इसमें. अब योर्स में देखो, द गेम इज योर्स. इसमें भी वो क्या बोल रहा है कि गेम तुम्हारी हो चुकी है. पोजेशन शो कर रहा है वो. जीत गए हो तुम गेम जीत गए हो. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट और इट्स. फर्स्ट एग्जांपल इसका मैं बोलूंगा, ही इज एक्साइटेड टू गो टू द पार्टी. अब ही से तुम लोग कितने बारी सेंटेंस बना सकते हो? ही इज माई ब्रदर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं. को वोकैबुलरी मैंने पहले बोला है कि शुरू में वोकैबुलरी जो है वो सिंपल रखनी है, क्योंकि अगर ज्यादा हाई वोकैबुलरी में जाओगे तो गलतियां हो जाएंगी. नेक्स्ट वन, ही स्माइल लाइट्स अप अ रूम. कि वो जब हंसता है तो रूम में लाइट आ जाती है. ठीक है. जैसे कुंजी मैडम हंसती है तो रूम में लाइट आ जाती है, क्योंकि ये हंसती रहती है. द शर्ट बिलोंग्स टू हिम. हिम क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस है. ही इज सब्जेक्टिव एंड हिम इज ऑब्जेक्टिव. शुरू में जो आएगा वो सब्जेक्टिव, जो लास्ट में आएगा वो ऑब्जेक्टिव. आई और मी बोलू मैं तो आई इज सब्जेक्टिव और मी इज ऑब्जेक्टिव. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. अब शी से बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं. द हिल वॉज कवर्ड बाय फॉग दैट सराउंडेड इट.
हर सिस्टर विल अराइव टुडे। द फोन इज हर्स। फोन किसका है? उसका है। द लॉयन बेंट इनटू इट्स डेन। अब तुम लोगों को इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज किया हमने? फर्स्ट सेंटेंस में हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? ही इज एक्साइटेड टू गो टू द पार्टी। अब मैं पहले बोल बैठा हूं कि जब हम ही लिखेंगे तो ही से पहले हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए हमने ही लिखा। इसमें बोलूंगा राम इज ड्रेसिंग अप। राम इज ड्रेसिंग अप, वो तैयार हो रहा है। क्यों? ही इज एक्साइटेड टू गो टू द। अब राम की जगह हमने क्या यूज कर लिया? ही प्रोनाउन। नाउन राम था और प्रोनाउन क्या हो गया? ही। वैसे ही हिज स्माइल लाइट्स अप अ रूम। He has pretty face. He has pretty face or he has beautiful face. His smile lights up a room. अगर सिर्फ बेटा हम एक ही लाइन लिखें, ही स्माइल लाइट्स अप अ रूम, किसकी स्माइल? हमें नहीं पता ना किसकी स्माइल है। जब हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं तो हम सिंपल ये वर्ड नहीं लिख सकते। एक लाइन लिख दी, मतलब यहीं से शुरू कर दिया और आगे हिज लिखते चलते चलते चले गए। तो शुरू में हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार हिज कौन है वो मेंशन करना ही पड़ेगा। द शर्ट बिलोंग्स टू हिम। हिम कौन है? द शर्ट बिलोंग्स टू हिम। राम इज माई ब्रदर। द शर्ट बिलोंग्स टू हिम। ठीक है। अब राम की जगह हमने क्या यूज कर दिया? हिम यूज कर लिया। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। कौन प्रिपेयर कर रहा है? किसी का भी नाम दे दूं मैं कि सीता इज वर्किंग हार्ड। सीता इज वर्किंग हार्ड एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। The hill was covered by fog that surrounded it. अब हिल को हमने क्या बोला? इट। इट किसके लिए यूज किया? तो हम शुरू में ही अगर बोल दें द हिल वॉज कवर्ड बाय फॉग दैट सराउंडेड इट, तो ठीक हो जाएगा। कुछ लिखना पड़ेगा कुछ हमें। अब बेटा हमने यहां पे जो सब्जेक्ट है ना हमारा हिल, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हमने पहले मेंशन कर दिया द हिल। अब फिर हमने हिल के लिए इट यूज किया हमने, समझे? पहले हम किसी का नाम नहीं ले रहे थे। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। शी कौन है हमें नहीं पता, पर यहां पे इट कौन है? हिल जो है वो इट है। हर सिस्टर विल अराइव टुडे। हर, तो हर कोई ना कोई नाम होगा, उसी की सिस्टर आ रही होगी ना। वैसे ही द फोन इज हर्स। शी इज गीता, द फोन इज हर्स। द लॉयन बेंट इनटू इट्स den। अब इसमें भी क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या है यहां पे? किसके बारे में बात हो रही है? लॉयन के बारे में। और वो कहां पे जा रहा है? इट्स den। तो लॉयन और इट्स जो हैं, लॉयन इज नाउन एंड इट्स इट्स प्रोनाउन। प्लूरल में क्या क्या आते हैं? दे, देयर, देयर, देम।
जो भी प्लूरल हमारे प्रोनाउन आते हैं उसमें मैक्सिमम ऐसे होते हैं बेटा, उसमें दोनों चीजें एक साथ में आती हैं, जैसे दे और देम, देयर्स और दे। ठीक है, मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे होते हैं। दे वर हैप्पी टू सी देयर फ्रेंड, दे वर हैप्पी टू सी देयर फ्रेंड। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? दे, और मतलब यहां पे नाउन क्या है हमारे पास, और प्रोनाउन क्या लिखा? देयर। देखा? देयर। देयर प्लान वॉज टू ट्रेवल ऑन संडे। अब देयर प्लान है ना, पर इसमें हमारे पास देयर तो पता है, पर कौन है वो नहीं पता है। जो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएंगे या जो तुम लोग पढ़ोगे उसमें नाम नहीं आएंगे, उसमें सिंपल ऐसे ही आएगा, देयर प्लान वाज टू ट्रैवल ऑन संडे। पर मैं तुमको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें यह पता चले कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कि जब हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। लीव रूम फॉर देम ऑन द बोट। मैंने कल भी बताया था, रूम का मतलब क्या होता है? जगह छोड़ना, कि उनके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, जो तुम लोग करते नहीं हो। चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन खत्म हुए, अब रिलेटिव प्रोनाउन पे आते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन आर थोड़े वो बड़े हैं, बड़े मतलब लेंथी हैं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में हम सिंपल चीजें पढ़ी हमने जो हम डेली में हम यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आएंगे वो वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि हमें सोच के यूज करने पड़ेंगे। क्या कर गए भाई ये आ गया ना रिलेटिव प्रोनाउन। ये कह जाएगा पीछे को, अब कोई पेज कह जाएगा पीछे को। अब आए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। Relative pronoun are the words that connects a dependent clause of a sentence to an independent one. अब पहले तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड है, चाहे तुम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूं। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो हम डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? That connects the dependent relative clause of a sentence to its main clause. Clause क्या होता है? Clause is a group of words. जैसे एक वर्ड होता है ना, मान लो 3-4 वर्ड इकट्ठे हमने लिखे हैं, उसको हम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉज है। 3-4 वर्ड इकट्ठे ले लिए तो वो एक क्लॉज बन गया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग प्रोनाउंस। उनको लिंकिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेंटेंस के दो पार्ट्स को लिंक करते हैं। डिपेंडेंट पार्ट को इंडिपेंडेंट पार्ट से लिंक करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लिंकिंग प्रोनाउंस। They make sentences clear and are used to join ideas together. Sentences को वो क्लियर बनाते हैं and used to join ideas together. Ideas से मतलब हमारा सिंपल sentences together. ठीक है, आइडियाज हम जब इंग्लिश में बोलते हैं ना बेटा, तो आइडियाज हम इसलिए बोलते हैं
कि इंग्लिश में हम जो भी बोलते हैं लिखते हैं वो हमारे आइडियाज ही होते हैं, राइट। जैसे मान लो तुमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो तुम अपने आइडिया से लिखोगे ना, जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वही लिखोगे तुम लोग। अब ये कोई फोर्थ और फिफ्थ की वो एप्लीकेशन तो है नहीं सिक लीव की कि एक ही फॉर्मेट बना हुआ है और वही लिखना है, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ठीक है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो तुम्हारा फॉर्मेट भी बदल गया अब। ठीक है, तुम्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा। मेन 5 रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, विच, दैट, वेयर, whom। हु, विच, दैट, वेयर, whom। इन सब का क्या काम है? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ेंगे या सेंटेंस के 2 पार्ट को जोड़ेंगे। ये ब्रिज है, बीच का पुल है ना, एक सड़क इस तरफ है एक सड़क इस तरफ है, बीच में एक रिवर है, तो ये क्या है? ब्रिज है जो दोनों सड़कों को जोड़ रहे हैं। अब कैसे हम यूज करेंगे इनको? मान लो कि विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन मैंने सेंटेंस लिखा है, द बॉय इज माई कजन, फुल स्टॉप, ही लिव्स नेक्स्ट डोर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें वो नहीं है कि द बॉय इज माई कजन एंड ही लिव्स नेक्स्ट डोर। अब इसको अगर मैंने लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में, द बॉय हु लिव्स, अब ये हु क्या आ गया यहां पे? हु क्या आ गया यहां पे? रिलेटिव। अब द बॉय, अब यहां पे देखो द बॉय, अब द बॉय का मतलब निकल रहा है कोई? सिंपल मैं लिखूं द बॉय बोर्ड पे, उसका कोई मतलब निकला? नहीं निकला। अगला, लिव्स नेक्स्ट डोर इज माई कजन, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट। अब इस हु ने क्या किया? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ दिया, तो हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, चाहे हु हो, चाहे दैट हो, चाहे विच हो, चाहे हुम हो, चाहे हुज हो, वो क्या करेंगे? बीच में आएंगे और 2 सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। उसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इसके बिना सेंटेंस पूरा हो सकता है पर इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। She bought a car, the car is red। सिंपल लिखा हमने ना, she bought a car, उसने कार खरीदी, the car is red। अब she bought a car which is red, अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? इज रेड, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे। और शी बॉट अ कार, इसका मतलब है उसने कार खरीदी। आगे हमने लिखा विच इज रेड, उसने रंग बताया उसका कि वो लाल रंग की है। अगर हम इसको नीवी लिखते विच इज रेड तो भी हमारा काम चल पड़ता था, शी बॉट अ कार। तो डिपेंडेंट क्लॉज जरूरी नहीं है कि शुरू में आए, हो सकता है डिपेंडेंट इस तरफ और इंडिपेंडेंट है। तो तुमने वो सेंटेंस जब पढ़ना है तो उसको तुमने मीनिंग निकालना है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। दिस इज द रैट, इट वॉज कॉट बाय अ कैट। अब इट इज द रैट दैट वॉज कॉट बाय अ कैट। अब यहां पे क्या आया? दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। पहले सिंपल लिखा ना बेटा हमने, दिस इज अ रैट फुल स्टॉप। ये गलत नहीं है जो ऊपर लिखा है हमने,
इट वॉज कॉट बाय अ कैट। रैट को हमने प्रोनाउन क्या यूज किया? इट। मैंने तुमको पहले बोला जो स्मॉल एनिमल्स और बेबीज होंगे उनके लिए हम इट यूज करेंगे, ठीक है? स्मॉल एनिमल स्क्वेरल हुई, रैट हुआ, कैट हुई, छोटा डॉग हुआ, हम इट यूज करेंगे। अब दिस इज द रैट दैट वॉज कॉट बाय अ कैट। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि अब मैं बोलूं शी बॉट अ कार दैट इज रेड, तो वो गलत हो गया, ठीक है? या मैं यहां बोलूं दिस इज द रैट विच वॉज कॉट बाय अ कैट, तो ये भी गलत हो गया। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि दैट कहां लिखना है और विच कहां लिखना है? क्या तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि तुमको दो ऑप्शन दिए हैं, दिस इज द रैट फिलिंग द ब्लैंक्स वॉज कॉट बाय अ कैट, दो ऑप्शन दिए हैं दैट और विच। तुमको पता दैट ठीक है, तो हमको पता दैट ठीक है, तुमको नहीं पता है कि उसमें से क्या लगेगा, तुम क्या लिखोगे? उसका बेटा एक रूल है, वो तुम्हें बताऊंगा मैं, तुमने किस हिसाब से दैट और विच को यूज करना है, ठीक है? जैसे जैसे ये बारी बारी इनको हम पढ़ेंगे सारों को तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले आया हु। हु को कहां पे यूज करते हैं? फॉर पीपल, लोगों के लिए यूज होता है हु। हु हम एनिमल्स के लिए यूज नहीं करेंगे, हु हम थिंग्स के लिए यूज नहीं करेंगे, हु हम कहां के लिए यूज करेंगे? पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड विल पास। द स्टूडेंट, अब यहां पे देखो द स्टूडेंट और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टडीज हार्ड विल पास। अब ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड विल पास। आई नो अ पर्सन हु स्पीक्स फ्रेंच। अब यहां पे हु क्या आया? रिलेटिव प्रोनाउन। द गर्ल हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई सिस्टर। द गर्ल ये डिपेंडेंट क्लॉज है, नेक्स्ट टू यू इज माई सिस्टर। जितने भी है ये सब हु के साथ जुड़े हुए हैं। वी डोंट नो द पर्सन हु डोनेटेड दिस मनी। हमें नहीं पता किसने ये मनी डोनेट की है। आई नो द मैन हु डिड इट, मुझे पता ये किसका काम है। आई नो द मैन हु डिड इट। तो इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का लगा पता तुम्हें कहां पे यूज होगा? सिंपल चीज पहली है कि हु को हमने पर्सन के लिए यूज करना है, राइट? उसको हमने पर्सन के लिए यूज करना है, थिंग्स के लिए यूज नहीं करना है, एनिमल्स के लिए यूज नहीं करना है, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड। अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड का मतलब होता है जब तक तुम लोगों को बोला नहीं गया है, ठीक है? जब तक तुम लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है तब तक तुमने इसे सिर्फ पीपल या मतलब आदमियों के लिए ही यूज करना है हु को। जैसे हु इज द ऑनर ऑफ दिस एकेडमी, तो हम हु किसका रिलेट करेंगे? पर्सन्स या पीपल के साथ। हुम ये भी पीपल के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। या तुम सिंपल बोलो ऑब्जेक्ट। पहले जो हु था वो सब्जेक्ट था, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है।
द बॉय whom we met is nice. The boy whom we met is nice. अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, और whom क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये. द बॉय के लिए हमने whom यूज किया. द बॉय whom we met is nice. This is the girl whom I called. अब गर्ल जो है वो है सब्जेक्ट, और whom जो आ गया वो ऑब्जेक्ट क्लॉज आ गया. गर्ल के लिए मैंने whom को यूज किया. वो ये भी किसके लिए रहा है? पीपल के लिए. वो ये भी पीपल के लिए रहा है. इसमें हमने एनिमल, थिंग, तुम कुछ नहीं लिखा है. थर्ड, इट इज द कैट whom we rescued from the river side. कैट के लिए whom लिखा. उस कैट को हमने कहां से बचाया? रिवर साइड से बचाया. He is the man whom we saw in the market. कि ये वो आदमी है जिसको कि हमने मार्केट में देखा. अब मान लो हमने whom को हटा देना हो. जैसे हमने पहले हु पढ़ा ना बेटा. मान लो मैं बोलूं कि मैं इस whom को हटा दूंगा, यहां पे हु लगा दूंगा. मैंने क्या किया? whom को हटा दिया, हु लगा दिया. He is the man who we saw in the market. लग रहा है कुछ ठीक है? लग रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं लग रहा बच्चे. whom जो है ना बेटा, वो उसका ऑब्जेक्ट केस हम इसलिए बोल रहे हैं कि whom हम उसी आदमी की बारे में बात कर रहे हैं. whom are you talking about? आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? whom are you talking about? whom are you calling? तुम किसको बुला रहे हो? वैसे ही यहां पे क्या है? he is the man whom we saw in the market. उसको हमने कहां पे देखा है? उस आदमी को हमने मार्केट में देखा. अगर मैं लिखूं ही इज द मैन हु का मतलब क्या हुआ? कौन? वी सा इन द मार्केट. तो फिर ये कुछ ठीक नहीं लगा ना. ये फिर हम इसको यहां से लिख दूं, ही इज द मैन हु वॉज इन द मार्केट. फिर ठीक हो जाएगा. देखो, ही इज द मैन हु वॉज इन द मार्केट, जो कि मार्केट में था. अब दो मतलब हो गए ना कि ये वो आदमी है जो मार्केट में था. पहले का ये वो आदमी है जिसे हमने मार्केट में देखा. एक को हमने मार्केट में देखा और एक वो है जिसको मार्केट में था. या 100 का भी लिखना हो तो हु वॉज सीन इन द मार्केट. 100 का सीन बन जाएगा इन द मार्केट. ठीक है. जब भी बेटा ये आपके प्रोनाउन खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें ना एक बार पहले टेंस करा दूंगा. ठीक है. उससे क्या होगा, तुम्हें जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें तुम्हें फिर आसानी हो जाएगी थोड़ी. फिर हम उसके बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ेंगे. जिन्होंने पहले पढ़े हैं टेंस उनको तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं. उनके तो टिप्स में हैं सारे टेंस. कोई भी पूछ लो उनसे. फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. पर अब वो देखूंगा मैं, अगर हुआ तो वही पढ़ाएंगे तुम लोगों को फिर जिन्होंने पहले पढ़ा है. विच किस लिए यूज होता है? थिंग्स एंड एनिमल्स. इसको हम पर्सन के लिए यूज नहीं करेंगे. मतलब आदमी के लिए यूज नहीं होगा,
सिर्फ थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करेंगे हम इसे। द केक विच यू बेक्ड इज डिलीशियस। द केक विच you baked is delicious. This is the movie which won the award. It is the horse which won the race. My new laptop which I bought online has no battery. They were informed about the incident which occurred yesterday. अब इस सब में हमने विच जो है इसको यूज किया है सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने के लिए। पहले में द केक डैश यू बेक्ड इज डिलीशियस, विच यू बेक्ड इज डिलीशियस। अब सिंपल है, यहां पे हु तो आ ही नहीं सकता। द केक हु यू बेक्ड इज डिलीशियस, क्योंकि हमने हु किसके लिए बोला है? पर्सन्स के लिए, और केक पर्सन में नहीं आता है। हुम भी हमने पर्सन के लिए बोला, हुम भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, दिस इज द मूवी विच वन द अवार्ड। अब मैं यहां बोलूंगा दिस इज द मूवी हु वन द अवार्ड, फिर कल तो जाएगा, क्योंकि मूवी एक तरह से थिंग में आ जाएगी, और हु हम कहां यूज करेंगे? पर्सन्स के लिए। इट इज द हॉर्स हु वन द रेस। कभी भी एनिमल के साथ में हु नहीं लगेगा, हमेशा विच लगाएंगे। हो सकता है कि दैट लगे, अभी दैट की बारी आएगी, ठीक है, पर हु नहीं लगेगा। माई न्यू लैपटॉप, लैपटॉप भी थिंग है एक। अब न्यू लैपटॉप को विच जोड़ रहा है, आई बॉट ऑनलाइन हैज नो बैटरी। They were informed about the incident which occurred yesterday. अब जितने बेटा इसमें सेंटेंस है ना, तुम लोग देखोगे एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यह हुआ कि वो दूसरे के बिना पूरा नहीं होगा। जैसे लास्ट वाला है, दे वर इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट, यहां तक पूरा है ये, ठीक है। विच अकर्ड यस्टरडे, अब मैं सिर्फ लिखूं अकर्ड यस्टरडे, तो वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फर्स्ट वाले के ऊपर, क्योंकि इसके बिना वो पूरा नहीं होगा। माई न्यू लैपटॉप, अब आई बॉट ऑनलाइन हैज नो बैटरी, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। आई बॉट ऑनलाइन हैज नो बैटरी, पर माई न्यू लैपटॉप ये सेंटेंस पूरा नहीं है। जब मैंने विच लगाया तो ये सेंटेंस पूरा हुआ। तो दो रिलेटिव क्लॉज को ये जोड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिश्तेदार हैं दोनों आपस में ये, ठीक है, रिश्तेदार है ये, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इनको जोड़ रहा है। दैट को कहां पे यूज करते हैं हम? पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, और समटाइम एनिमल्स के लिए भी। पीपल्स के लिए, थिंग्स के लिए, एंड समटाइम एनिमल्स के लिए भी। द कार दैट आई ड्राइव इज रेड। द कार दैट आई ड्राइव इज रेड। यहां पे दैट ने जोड़ा आई ड्राइव इज रेड। दिस इज द डॉग दैट बार्क्स लाउडली। ये वो कुत्ता है जो बहुत जोर से भौंकता है। आई एट द केक, आर नहीं है बेटा, ये टी है यहां पे। आई एट द केक दैट यू मेड।
This is a Shane's shirt that I want. He is the best speaker that we ever heard. जितने भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनमें हमेशा दो क्लॉज आएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब लास्ट में देखो, ही इज द बेस्ट स्पीकर, अपने आप में ये सेंटेंस अकेला स्टैंड कर रहा है। वी एवर हर्ड अपने आप में अकेला स्टैंड नहीं कर रहा है। दिस इज द सेम शर्ट, ये स्टैंड कर रहा है, आई वॉन्ट स्टैंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब समझे आप? डिपेंडेंट वो है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट वो है जो अपना काम खुद ही कर रहा है। वेयर जो है उसको हम यूज करते हैं प्लेसेस के लिए। प्लेसेस में कोई भी प्लेस आ सकता है, स्कूल है, पार्क है, हॉस्पिटल है, थिएटर है, कोई भी प्लेस है। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, ये वो जगह है जहां मैं पढ़ता हूं। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। दिस इज द पार्क वेयर आई प्ले फुटबॉल। This is a park where I play football. This is a shop where we bought the bag. This is the shop where we bought the bag. The house where I grew up is small. कि जहां मैं पला बड़ा हूं वो घर जो है वो छोटा है। तो जितने भी हमने वेयर यूज किए वो सारे हमने प्लेसेस के लिए ही। दे आर गोइंग वेयर देयर इज स्नो, कहां जा रहे हैं वो? जहां पे स्नो है। तो वेयर इज वेरी इजी टू यूज, इसके लिए हमने कोई भी ना थिंग है, ना एनिमल है, ना पीपल है, सिर्फ प्लेसेस के लिए इसको हमने यूज करना है। जितना अभी तक किया ये समझ में आया? थोड़ा पता लगा? क्योंकि बेटा जब वो अकेले अकेले होते हैं ना तब वो इजी होते हैं, पर जब वो साथ में इकट्ठे आएंगे ना एक बार में, तब वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। अब जब तुम्हारा ये रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएंगे ना तो तुम्हारा मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन का एरर करेक्शन का टेस्ट ले लूंगा एक। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कितना आइडिया हुआ है और कितना नहीं हुआ है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड